Hello, my dear students. I hope all of you are doing fine and great. Welcome back to the another session, another class from Prepex IQ classes. My dear students, I hope all of you are doing fine. आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो and you are syncing with the system. You are syncing with our lectures. My dear students, जैसा आपको पता है, since a couple of days we are together and हमने तीन classes ली थी. The first was the basis of biology or the basis of class 10 science की बात. The second one was the nutrition, autotrophic and heterotrophic. The third one, it was the digestion or nutrition in human beings. उसी के साथ मेरे बच्चों कारवान बढ़ता जा रहा है, दास्तान लंबी होती जा रही है और कहानी आगे बढ़ाते हैं आज एक और नए टॉपिक में जिसका नाम है बच्चों रेस्पिरेशन एज अ लाइफ प्रोसेस. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन. मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है, सबसे पूछना है, जो भी देख रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ. व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? अभी इनिशियल क्लासेस तक आपको एक आइडिया होगा कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दीज आर वन थिंग्स, लेकिन मैं आपको बता दे चलूं, मैं आपको राइट करते चलूं, ठीक करते चलूं, यू आर रॉन्ग. आप गलत हो मेरे जगह. रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक अलग प्रोसेस है. दोनों इकट्ठे होते हैं, हायर लेवल्स पे दोनों इकट्ठे होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस है. तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर के बारे में जो है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. और बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीथिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट ब्रीथिंग एक एक्ट है जिसमें बेटे एयर को इनसाइड लिया जाता है. एयर इज टेकन इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर फेंका जाता है. बेटे देखो कैसे, आपका सर आपके सामने बैठा है, मैं क्या काम कर रहा हूं. वी नो दैट अ गैसियस लेयर इज प्रेजेंट अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द एक गैसियस लेयर है, एटमॉस्फेयर हमने कहा, और उसी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है. कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, जेनॉन है, कुछ भी. बट जो बात है बच्चे वो याद रखो, मैंने काम किया, मैं आपके सामने बैठा हूं, आई एम ब्रीथिंग इन, मैं सांस अंदर ले रहा हूं. एक बात, मैंने सांस बाहर छोड़ी. दूसरी बात, मेरा बच्चा ये जो एक्ट है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इसी को हमने ब्रीथिंग कहा. हमेशा याद रखो, इसी प्रोसेस को, इसी एक्ट को हमने ब्रीथिंग कहा. सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ देना, ब्रीथिंग इज दिस. लेकिन सर रेस्पिरेशन किस बला का नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेस्पिरेशन? सर ये किस चीज को कहते हैं? अगर हम एक पुराना लेक्चर हमारा अपना रिवाइंड करें तो बेटा हमने फूड खाया था, वी हैड टेकन इन फूड. सर उस फूड को हमें क्या था, उसमें था ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, C6H12O6. न्यूट्रिशन में हमने देखा था C6H12O6 बनता है. उसी फूड को, उसी ग्लूकोज को यहां पर ब्रेक डाउन किया जाता है बच्चे. इट इज, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे एनर्जी हासिल होती है, इससे एनर्जी रिलीज कराई जाती है, टू बी मोर प्रिसाइज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये जो प्रोसेस है मेरा बच्चा, जहां पे हमने फूड खाया, फूड को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और उनसे हमें एनर्जी मिली, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन. अभी तक जो डेफिनेशंस पता थी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में सभी गलत है, लेकिन क्लासेस के लिए ठीक है. छोटी क्लासेस की डिमांड वैसी होती है तो आपको वैसे ही पढ़ाया जाता है. लेकिन अब बात याद रखो बच्चा, दैट दिस ब्रीथिंग एंड दिस रेस्पिरेशन, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस. ब्रीथिंग क्या होता है बच्चों? हवा का अंदर और बाहर छोड़ना. और रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, और वही एनर्जी हमें डिफरेंट वर्क्स के लिए काम आती है. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो दिस इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी. आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो आपको. लेकिन बच्चा दास्तान यही खत्म नहीं होती, कहानी यही खत्म नहीं होती. रेस्पिरेशन एक अच्छा टॉपिक है, रेस्पिरेशन एक छोटा सा टॉपिक है. द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इनिशियली, जिसकी बात हमने की, न्यूट्रिशन की बात, बहुत बड़ा टॉपिक है, उतना रेस्पिरेशन नहीं है. सो बेटे इस रेस्पिरेशन को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है. इस रेस्पिरेशन को हमने बच्चे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन, सर हमने जो टाइपिफिकेशन की, हमने जो इसके टाइप्स बनाए हैं, ये किस बेसिस पे है? सर इट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बच्चे?
ऑक्सीजन यूज हुआ या नहीं, ऑक्सीजन यूज और नॉट। अगर एक रेस्पिरेशन, मेरा बच्चा सॉरी, हम रेस्पिरेशन को क्लासिफाई करते हैं दो इस टाइप्स में, और वो टाइपिफिकेशन किस पे बेसिस है सर, ऑक्सीजन यूज हुआ या नहीं हुआ। अगर बेटे ऑक्सीजन यूज हुआ तो एक टाइप है, और दूसरी टाइप अगर ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ तो क्या कहेंगे। चलो बच्चे आगे, रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहली जो है बच्चे, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मेरा बच्चा वो रेस्पिरेशन है जहां पे बेटे द ऑक्सीजन इज यूज्ड, वो रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन यूज किया जाए, किसके लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, एनर्जी उनसे निकालने के लिए। इसी टाइप को हमने बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। दूसरी बात सर, जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं एनएरोबिक। वो क्या है बच्चे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता, कोई भी ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हुई। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, अभी तक हमने यहां तक यही स्टडी किया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस एरोबिक रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है जब आप क्लास 9th में आए थे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है सेल। एक बैच में हम पढ़ा रहे हैं, और आप ध्यान रखो बच्चे, सेल फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है बच्चों। हमने बोला था सेल में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेली नंबर 1 2 3 4। और जो यहां हमें काम वाली चीज है, जो यहां हमें बेटे पढ़ने वाली चीज है, उनको हम यहीं पे बात करेंगे, उनकी जिक्र हम यहां करेंगे। इस सेल के अंदर बच्चों एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है, जिसको हमने बच्चे नाम दिया है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चा, एक बात सर, ये अलग सेल ऑर्गेनेली है, ये अलग सेल ऑर्गेनेली है, ये अलग सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन हमें काम किसके साथ है बच्चों, ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बचपन से आप कहते आ रहे हो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए हमें इन दो कंपोनेंट्स, हमें इन दो कंपार्टमेंट्स, हमें इन दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। रिमेंबर बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट इज दैट रेस्पिरेशन वेयर बच्चे ऑक्सीजन इज यूज्ड। क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन यूज किया जाता है। अब बच्चों काम करेंगे, यहां हम लिखेंगे ग्लूकोज की जिक्र करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फूड खाया, न्यूट्रिशन में यू हैड फूड इंजेस्ट किया, अब वो कहां गया है, पेट में। बच्चों फॉर एग्जांपल ये स्टोमक की सेल है, या एनी सेल ऑफ द बॉडी है, यहां ग्लूकोज आया, यहां ग्लूकोज आया, जो किससे हमने खाया था, न्यूट्रिशन से खाया था। काम किया जाता है, इस ग्लूकोज को कहा जाता है, ओ भाई तू एक काम कर, तू अंदर आ जा। जो ही ये बेटे ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म में आता है, जो ही ये बेटे इस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में लाया जाता है, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, पाइरुवेट 1 एंड पाइरुवेट 2। रिमेंबर बच्ची, एक क्वेश्चन आया था 26 का, नॉट 26, 23 का शायद, कि ग्लूकोज में बच्चे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मुझे बोलो पाइरुवेट में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक पाइरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। ओबियस सी बात है, अगर इसमें 6 है तो यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे बचे 3 कार्बन पाए जाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं। क्या किया बेटे, ग्लूकोज को लाया गया, इसको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर लाया गया, और साइटोप्लाज्म में बचे इसको पाइरुवेट में तोड़ा जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज इनटू दिस पाइरुवेट, इस स्टेप को हमने बचे ग्लाइकोलिसिस कहा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मींस, यहां पे देखो बच्चे, मैंने कहा है आपको, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो, जब भी आप साइंस पढ़ते हो, तो टर्म्स को ब्रेक डाउन करो। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन।
Lysis का मतलब होता है ब्रेक डाउन. So we can say the breakdown of glucose into two पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. इसी प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलिसिस कहा. और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म में होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो, हमेशा याद रखो ग्लूकोज पायरुवेट में तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो जाती है. अब बेटे यही पे डिफरेंस आती है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की. जब बेटे हम पढ़ते हैं या अभी आगे पढ़ेंगे सर, हमने ब्रीथिंग की. ब्रीथिंग से बच्चों क्या हुआ? ब्रीथिंग से हमने सर ऑक्सीजन अंदर ले लिया. ब्रीथिंग से हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया. ये ऑक्सीजन ब्लड में है ना, ब्लड हर किसी सेल के पास जाता है ना, तो ये भी एक सेल है ना बॉडी की, यहाँ पे भी यही ऑक्सीजन चला जाएगा. इस ऑक्सीजन को बोला जाता है भाई अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा और माइटोकॉन्ड्रिया में समा जा. अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा और माइटोकॉन्ड्रिया में समा जा. जो ये ऑक्सीजन बाहर से लेके माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, इन पायरुवेट को कहा जाता है ओ भाई साहब वहां आपका काम नहीं है, तो ये काम करो, तुम भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाओ. यही पे खेल है बच्चों, यही पे खेल है. जब ये ऑक्सीजन भी आया बच्चे, पायरुवेट भी आए, तो यहां से बेटे एक रिएक्शन होती है जो आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, उसको कहते हैं टीसीए साइकिल या और कुछ कहते हैं. यही से बच्चे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकलती है. ठीक है बच्चों, एटीपी निकल जाती है. दिस इज ऑल अबाउट दैट एरोबिक रेस्पिरेशन. मैं आपको पहले ही लिखा था, शायद आपको चीजें समझ नहीं आती, बट बेटे जब ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाओगे, जब ये डायग्राम आप कहीं पे भी बनाओगे, याद रखोगे, तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आ जाएगी. अब थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी बहुत इसके बारे में लिखते हैं चीजें. ये एरोबिक रेस्पिरेशन सर कहाँ होती है? इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे, लोकेशन या साइट बोलो बेटे, साइट लिखेंगे सर. इसकी जो साइट है वो कहाँ है? सर एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगहों पे होती है. पहले जो ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरुवेट में, ये होती है साइटोप्लाज्म में बच्चों, साइटोप्लाज्म में. और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है बच्चों. अब अगर मोर प्रिसाइज बैठोगे, यहां लिखो बच्चे ग्लाइकोलिसिस होती है, और यहां लिखो बच्चे कि एटीपी रिलीज किया जाता है. अगर हम एक चीज देखेंगे बच्चों इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो बच्चे यहां पे जो एनर्जी का कंटेंट होता है, एनर्जी का वॉल्यूम होता है, वो ज्यादा होता है. इट्स लाइक 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं यहां पे. ठीक है बच्चों, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. और कोई बोले आपको कहां कहां होती है, तो बताना. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, और बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी या एनर्जी रिलीज किया जाता है. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उसके साथ मेरी जान, उसके साथ मेरी जान, यहाँ पे थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और वाटर भी निकलता है. लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस एटीपी मॉलिक्यूल, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन में निकल जाते हैं. ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, मुझे बोलो आगे बढ़े हम. हाँ बच्चों मुझे बोलो आगे बढ़े हम. ठीक ठीक. हाँ हाँ बच्चे, ऑक्सीजन यूज होता है इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके क्लियर बच्चा? अब बढ़ो आगे, अब बढ़ो आगे. बच्चा मेरा, हमने दो टाइप्स कहा था, एरोबिक एंड एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है सर यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता, नो ऑक्सीजन इज यूज. बच्चा मेरा, इसको ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन. इसको बच्चे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है. फर्मेंटेशन इज द anaerobic breakdown of glucose without the use of oxygen for the release of energy. और बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म में होता है जिसको हमने यीस्ट कहा, जिसको हमने यीस्ट कहा. ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक बात है? अब देखो और एक बात, अब फिर से हमें एक सेल बनानी है. यहीं पे सारी डिफरेंसेस है, यहीं पे आपको सारा खेल समझ आएगा. सर दिस इज अगेन सेल, और इस सेल में क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है.
यहाँ पे बच्चों आपको पता है कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज भाई साहब को लाते हैं। आ जाओ, आ जाओ ग्लूकोज भाई। ये जो ग्लूकोज है बच्चों, इसको सेल में लाया गया, अगेन सेम हैपेंस देयर, ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरुवेट में, पायरुवेट 1, पायरुवेट 2। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर बात। ग्लूकोज को लाया गया बाहर से, पायरुवेट में तोड़ा गया, और इसी प्रोसेस को हमने बच्चे क्या कहा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। बच्चों मेरा यहां पे कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र नहीं होता, सो यही से इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, इनको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी निकालने के लिए। 2, 4, 6, 8 एनर्जी मॉलिक्यूल्स या एटीपी मॉलिक्यूल्स इस एरोबिक रेस्पिरेशन से निकल जाते हैं। सो अगर हम एनर्जी के हिसाब से बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन मोर यील्ड देती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम यील्ड देती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखो, यहां कोई माइटोकॉन्ड्रिया यूज नहीं हुआ, यहां कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। जैसे हमने पिछली स्लाइड में लिखा था सर, इसकी जो साइट है, व्हाट इज द साइट, इट इज ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म। सर इसमें जो यील्ड था वो कितना निकला, वो निकला 2, 4, 6 या कभी कभार 8 एटीपी निकले, इसी को हमने एनर्जी की फॉर्म कही। So if anybody says you that in the anaerobic respiration कितना निकलता है एटीपी, तो आप बोलो 2 निकलते हैं, 4 निकलते हैं, 6 निकलते हैं, 8 निकल सकते हैं, लेकिन 38 नहीं निकलते, वो बस निकलते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलते हैं। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी जो मेंशन करती है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे एथेनॉल भी बनता है, एथेनॉल मीन शराब भी बनता है, C2H5OH। केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला जानते होंगे दैट C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एथेनॉल। और ये कहां बनता है बच्चों, ये यही एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। यहां पर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन जो बात याद रखने वाली है दैट इज ओनली दिस, दैट इज ओनली दिस। और ऑक्सीजन यूज नहीं होता, कहां होता है, ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म में होता है, ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। ये बात थी बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बात थी बच्चों ऑक्सीजन यूज होने पे और ऑक्सीजन बिल्कुल ना यूज होने पे। मेरा सवाल है आपसे एक, दैट मैं कहूंगा एक कंडीशन है बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन यूज हुआ, दूसरी जो कंडीशन है यहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। व्हाट इफ एक कंडीशन हम बीच वाली खड़ी करते हैं कि सर ऑक्सीजन यूज होना है लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है, उस चीज में क्या होता है बच्चों, कभी कभार जब आप जिम जाते हो, व्हेन यू गो टू द जिम और व्हेन यू डू एनी स्टर्नस एक्सरसाइज, जब आप कभी कभार कोई स्टर्नस एक्सरसाइज होती है, तो बच्चे क्या होता है, हमारी मसल्स में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन लेकिन जब आपने रनिंग की, जब आपने बच्चों रनिंग की, स्टर्नस एक्सरसाइज किया, स्टर्नस एक्सरसाइज, इससे क्या होता है बच्चों, जो ये दोनों एक्टिविटीज है इनसे होता है ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी में वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल सर आप दौड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरी ब्रीथिंग रेट अभी तक 20 से 25 थी, 17 से 20 थी या 20 से 25 थी, दैट वाज नॉर्मल। लेकिन जब आपने रनिंग स्टार्ट किया सर, आपको क्या हुआ, मेरी जो बीट है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग रेट है, वो कहां पहुंची, 40, 50, 60, मतलब 2 से लेके 3 गुना, 2x से 1x से लेके 2x से लेके 3x तक गई। अब इसके लिए क्या चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मसल्स में हमने देखा कि मसल्स में थोड़ा ऑक्सीजन होता है सर, मसल्स में ऑक्सीजन होता है। इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है यार तू इस बॉडी की जो डिमांड है, तो इस डिमांड को फिक्स कर और यहां पे यूटिलाइज हो जा। जब बेटे मसल से ऑक्सीजन को निकाला जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिमांड, तो बेटा क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो हमारी मसल्स है इनमें बच्चे लैक्टिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है और थोड़ी बहुत एनर्जी निकल जाती है, इनसे एनर्जी निकल जाती है मेरे बच्चों। अगर मैं आपको एक टर्म दूं इस सब साइकिल के लिए, तो बच्चे इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न इस मैकेनिज्म को, जहां पे मसल से ऑक्सीजन निकाला जाता है एट द टाइम ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन द बॉडी, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ स्टर्नस एक्सरसाइज, दैट्स बिकॉज ऑफ जिम, और कोई भी ऐसी चीज जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, तो मेरा बच्चा इसको हमने कोरी साइकिल कहा,
कोरीज साइकिल कहा। कोरी एंड कोरी डिस्कवर्ड दिस साइकिल, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक एडिशनल पॉइंट बस इतना सा याद रखो, कोरी साइकिल किसे कहते हैं सर, दिस इज ऑल अबाउट द कोरी साइकिल। और बच्चा टू सम अप एवरीथिंग इन अ गो, पहले इस टेबल को देखते हैं, पहले इस चार्ट को हम देखते हैं। बच्चों हमने स्टार्ट कहां से किया सर, हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से। सर ये जो न्यूट्रिशन थी, न्यूट्रिशन से हमने ग्लूकोज खाया था, न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन थी डाइजेशन के बाद थी एब्जॉर्प्शन, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया था। याद रखो बच्चे, इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वी कैन राइट हियर 6 कार्बन्स इन द ग्लूकोज। जब बेटे यही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो याद रखने की जरूरत नहीं, ये चार्ट याद रखो, दिमाग में रखो बेटे, सारा इसी से हल हो जाएगा। सो बेटा जब ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज पहुंचा, इसको 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया, और हर एक पायरुवेट मींस पायरुवेट 1 और पायरुवेट 2, इसमें भी बेटे 3 कार्बन थे और इसमें भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे। उसके बाद इसी प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा, इसी प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा, यहां से लेके यहां तक। एरोबिक की बात है, एनारोबिक की बात है, तो बेटी ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहां से आंकड़े चेंज होते हैं, अब यहां से रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज होते हैं, लोकेशंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। आ जाओ ऊपर बच्चा, अब यहां पे देयर इज नो ऑक्सीजन यूज्ड, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। इसी को हमने क्या कहा बच्चे, यीस्ट में होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बन जाती है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एनर्जी कितनी सर, बहुत कम। दूसरी बात सर, लैक ऑफ ऑक्सीजन था, डिमांड बढ़ गई, स्टर्नस एक्सरसाइज की, कोई भी हैवी एक्सरसाइज की, जिससे डिमांड बढ़ गई, तो ये कहां हुआ, मसल्स में लैक्टिक एसिड बना और थोड़ी बहुत एनर्जी निकली। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है बच्चे, इसी से मसल क्रैम्प्स होते हैं, इसी से मसल फटीग होता है, और हम क्या कहते हैं जब हम जिम जाते हैं तो कोई हमें यार मुझे टच मत कर, क्यों, और मैं कल जिम गया था मुझे लगी है, लेकिन द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस लगना या क्रिकेट खेलना, इट्स ओनली एंड ओनली दिस लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो तीसरी कहानी पे आ जाओ। यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन यूज होता है, इसी को हमने एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। अभी तक अगर यहाँ ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती थी, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और बेटे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जाते हैं। एंड इसी को हमने बच्चे इसी को हमने एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर यहां तक, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चा, ये चार्ट याद रखो, बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा। सो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो हमारा असली टॉपिक शुरू होता है, जहां आपके दिमाग की जो वो ना बत्ती थी वो गुल हो गई थी या वो चमक रही थी, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को आपने एक ही तराजू पे तोला था, लेकिन गलत है। मैंने आपको बताया व्हाट्स ब्रीथिंग एंड व्हाट्स रेस्पिरेशन। ये आंटी दिख रही है आपको बच्चों, द पिंकिश आंटी इज हियर, बहुत खुश है, हंस रही है। लेकिन बेटा याद रखो, ये जो आंटी है ये अंदर कुछ ले रही है और बाहर कुछ ले रही है। इसी एक्ट को अंदर लेना और बाहर लेना, किसको बेटा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को अंदर लेती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बाहर फेंकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट दिस इज ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। याद रखो, ब्रीथिंग इज द एक्ट ऑफ टेकिंग इन एयर, टेकिंग इन किसको बच्चे, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने बेटी क्या कहा, इनहेलेशन कहा, इनहेलेशन कहा। बच्चों अब जब हम क्या करते हैं, थ्रोइंग आउट, थ्रोइंग आउट, अब क्या किया हमने, हमने कुछ चीज बाहर फेंकी। ये चीज बाहर फेंकना क्या है, दिस इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी बेटे इसी प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। कहीं कहीं कभी कभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स पढ़ते हैं, तो बेटा कभी कभार इंस्पिरेशन लिखा होता है, एक्सपायरेशन लिखा होता है, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं। इनहेलेशन कहो या इंस्पिरेशन कहो, एक्सहेलेशन कहो या
एक्सपायरेशन कहो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की जो कहने वाली बात है एक ही है। इंस्पिरेशन क्या होता है सर? सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना। एक्सपायरेशन क्या होती है सर? सांस बाहर छोड़ना या ऑक्सीजन बाहर छोड़ देना। सर दिस वन एक्ट, एक एक्ट, वन ब्रीथिंग, इसमें क्या होता है? वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। और बेटे इसी को हमने ब्रीथिंग कहा, इसी को हमने ब्रीथिंग कहा। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल में विद ऑल थिंग्स, हेल्थ की बात, टेम्परेचर की बात, कंडीशंस की बात, एनवायरनमेंट की बात, ऑप्टिमम सब कुछ हम बराबर रखें तो बेटे 17 से लेके 22 ब्रीथिंग रेट्स पर मिनट, 17 से लेके 22 ब्रीथिंग रेट्स पर मिनट एक नॉर्मल इंडिविजुअल में पाई जाती है। इट कैन रेंज, ये ज्यादा भी हो सकता है, जैसे बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में ज्यादा होता है, बूढ़ों में होती है तो कम होती है, बट एक नॉर्मल के लिए यही है। इसके बाद मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे लिखी है बच्चों, आपके सामने आपका सर खड़ा है। अगर मैं एक आरी लाऊं और ऐसे खुद को देखूं, सिमेट्री ऐसे, जो पार्ट मेरा ऊपर जाएगा जिसमें मेरी लंग्स आएंगी बच्चों, इस पार्ट को हमने थोरेसिक कैविटी कहा। थोरेसिक कैविटी कहा। सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो थोरेसिक कैविटी? बच्चा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है सारा इसी थोरेसिक कैविटी पे डिपेंडेंट है। थोड़ी बहुत चीजें मैं एडिशनल देता हूं, मैंने आपको पहले ही कहा है बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं आपको बस 10th याद नहीं करा रहा, 10th नहीं पढ़ा रहा, तो समझ जाओ बच्चे। हमारा जो ये थोरेसिक कैविटी है वो कैविटी जिसमें हमारी लंग्स होती है, इसी का सरफेस एरिया कम ज्यादा होता है, इसी की जो जगह है कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग कर पाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक नीचे, यहाँ पे एक नीचे, दिस इज लेटरल वे, ऐसे ऐसे ये, सॉरी ऐसे ये रिब्स, इसके नीचे एक पर्दा होता है बच्चों, इस पर्दे को हम कहते हैं डायफ्राम। ये एक मसल होती है डायफ्राम, ये एक फ्लैटनेस स्ट्रक्चर होता है बच्चा। आप एक काम करो, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और ब्रीथ इन करो। सी, मैंने चेस्ट पे हाथ रखा, एक तो मेरा चेस्ट ऊपर आ रहा है और मेरा चेस्ट बाहर आ रहा है। सो वी कैन सी दैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है बच्चे, जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारा जो थोरेसिक कैविटी है इसको क्या होता है, एक तो ये बाहर आती है सर, एक तो ऊपर आती है, फॉरवर्ड एंड माय डियर स्टूडेंट्स अपवर्ड। सर एक तो बाहर आती है और एक क्या होता है बच्चों, ऊपर आ जाती है। अब हम एक्सपायरेशन करेंगे। एक्सपायरेशन जो ही हमने की बच्चों, मैंने सांस छोड़ी, एक तो नीचे गया और अंदर गया। नीचे को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की ओर चला जाता है। ये जो वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी है, ये बेटे इस डायफ्राम की मतलब मदद से होता है। इसके बाद आपको जब क्लास 11th में आओगे तो स्टर्नोक्लेइडियो मैस्टॉइड मसल, आप इंटरनल कोस्टल मसल देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखोगे, रिब्स की मसल देखोगे। तो अभी के लिए बेटे खाली खाली याद रखो, ये जो सर ये डायफ्राम है, यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, चीजें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकाली जाती है, जिसको हमने ब्रीथिंग कहा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ब्रीथिंग सिस्टम, जैसा आपको पता है बच्चों, बॉडी सेल्स मिलती है तो टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलती है तो ऑर्गन्स बना देती है, ऑर्गन्स बनती है तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बने तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हर किसी ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम है। हम डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स थे। हम बेटे एक्सक्रीशन की बात करेंगे, सर्कुलेशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, बेटे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। तो हर किसी सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर हम बच्चे इस ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं। बेटा ये जो ब्रीथिंग सिस्टम है ये हमारी नोज से स्टार्ट होता है। हाँ बेटे गंदे, ये जो हमारी नाक है ना, ये जो गोल गोल छेद है जहां से हवा अंदर जाती है, इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं बच्चों। नॉस्ट्रल्स, हाँ इसी में लिखेंगे नॉस्ट्रल्स। इसके अंदर बच्चों फाइन हेयर होते हैं,
बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होता है देखो, लड़कों की बात है, लड़कियों की बात है, तो हम इन वी लिव इन एन एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, डस्ट है, पोल्यूशन है, बाकी चीजें हैं। अगर बेटे वो इम्प्योर एयर हम अपने लंग्स तक गया, डस्ट वाला एयर हमारे लंग्स तक गया, खराबी होगी ना, खराबी होती है ना। उसको बचाने के लिए बच्चे ये हेयर है, ये क्या काम करते हैं, एज अ फिल्टर काम कर देती है, फिल्टर का काम कर देती है बच्चों। ठीक है बच्चा, नॉस्ट्रल्स में हेयर होते हैं और वो हेयर किसके में, फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। बिसाइड्स दैट इसमें बच्चे होता है कुछ म्यूकस, गंदे गंदे म्यूकस देख के क्या हुआ, सर म्यूकस, बेटा दैट टू एक्ट्स एज अ फिल्टर, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नोज की बात करेंगे, नॉस्ट्रल्स की बात करेंगे, तो एक कैविटी आती है ना, इसको हमने नीजल कैविटी कहा, नेजल कैविटी कहा। ये जो नेजल कैविटी है बच्चों, इट्स अ पाथवे जहां से एयर अंदर चला जाता है। उसके बाद बेटे अब ये अंदर से पूरा इमेजिन करो, यहाँ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद क्या आया बच्चों, फेरिंग्स आया, उसके बाद बच्चों लैरिंग्स आया, साउंड बॉक्स जिसको हमने कहा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है, पार्ट आता है, ट्रेकिया आता है। इस ट्रेकिया को यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाएंगे, मैंने डायग्राम लाई है आपके लिए बच्चों, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ जाओ। ट्रेकिया बेटे एक पाइप की तरह होती है, हॉलो पाइप की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी है नहीं कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है, हॉलो है, इसमें मैंने सी शेप्ड रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स रखी, 1 2 3 4 12 तक, कितनी तक, 12 तक। बेटा जब हम इसके अंदर हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है, अगर हवा निकालेंगे बाहर इससे, मींस लंग से बाहर निकलता है ना हवा मुंह से, तो क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, मेरे बच्चे यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। सीबीएसई की बुक मेंशन करती है, तो लाजमन जिम्मेदार यहाँ पॉइंट याद आया कि आपके सामने भी ये बता दूं। बेटा ये तो है द पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो यहाँ खत्म नहीं होती, जो यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रैकिया की बात करेंगे, तो ट्रैकिया के बाद बच्चे, ट्रैकिया डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, जिनको हमने बच्चे कहा ब्रोंकाई, जिनको हमने कहा ब्रोंकाई। अब बेटे ब्रोंकाई के बाद आता है एक और स्ट्रक्चर, हमने ब्रोंक्यूल्स कहा। क्या होता है बच्चों, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद एक मोटा स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर आता है बच्चे, हमने उनको एल्वियोलाई कहा, या बेटे इन्हीं का नाम है एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर सैक्स, bronchi, bronchioles, and alveolar sacs. This is all the pathway of the respiration or respiratory system as far as the human beings are concerned. As far as the human beings are बच्चे concerned. मुझे पता है आपको ये चीजें ज्यादा याद नहीं रही, तो मेरे नादान परिंदों के लिए मैंने ये डायग्राम भी लाई है। अब बेटे ध्यान से चीजों को देखो, ध्यान से समझो। ये बेटे हमारी नाक है, इसको हमने कहा नेजल कैविटी। सर नेजल कैविटी से पहले यहाँ दो छेद होते हैं, वन फ्रॉम वन साइड, अनदर फ्रॉम अनदर साइड, हाँ, तो उसको हमने नॉस्ट्रल्स कहा। जो ही ये एयर यहाँ से यहाँ से यहाँ से आया, तो बेटी यहाँ फेरिंग्स आता है, ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है, ये वाला पार्ट, जिसको हमने साउंड बॉक्स कहा, साउंड बॉक्स कहा। ठीक है बच्चों, दिस इज साउंड बॉक्स। उसके बाद सर ये जो लैरिंग्स नीचे उतरा, यहाँ पे क्या आपको ये अंडुलेशंस दिख रही है, क्या आपको ये ऐसे दिख रही है, ऐसे 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 बच्चों, यही है ट्रैकिया, और इसी ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती है, सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती है। ये सी शेप्ड रिंग्स क्या करती है, कोलैप्स होने से बचा लेती है। फिर इस ट्रैकिया ने डिवाइड किया, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, इसको हमने क्या कहा बेटे, इसको हमने ब्रोंकाई कहा। दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स बने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इनको हमने ब्रोंक्यूल्स कहा। उसके बाद सर जो ब्रोंक्यूल्स आए, ये बैग लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे एंडिंग्स पे क्या बनाती है बच्चों, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हमने एल्वियोलाई कहा, या इन्हीं को हम बच्चे एल्वियोलर सैक्स का नाम भी बोला देते हैं, इन्हीं को हम एल्वियोलर सैक्स के नाम से पुकार देते हैं। एंड दिस बच्चा इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द
पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां तक ह्यूमंस की बात की जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर बच्चा? क्लियर है? क्लियर है सर? पहले क्लियर थोड़ा हुआ था, अब पूरा क्लियर हो गया। ओके ओके, तभी बच्चों मैं आपके लिए भी डायग्राम्स ले आता हूं, और दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम, दिस ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां तक ह्यूमंस की बात है। अब बढ़ो आगे, अब बढ़ो आगे। बहुत अच्छी डायग्राम्स मैंने आपके लिए लाई, बस आप ध्यान रखो। अब ध्यान रखो बच्चों, अगर हम इस डायग्राम को एनालिसिस करें, इस डायग्राम की एनालिसिस करें, तो देखो बच्चा, साउंड बॉक्स छोड़ो, लैरिंग्स छोड़ो, ये छोड़ो, ट्रैकिया पे आ जाओ। ये ट्रैकिया है, डिवाइड हुआ, एक एक लंग में गया, ठीक है बच्चों, और दूसरा दूसरे लंग में गया। ये अब हमने क्या किया, इन ब्रोंकाई को हमने देखा, ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ। ब्रोंक्यूल्स सर सैक लाइक, बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और इन्हीं का नाम हमने बच्चों एल्वियोलाई रखा, या इन्हीं को हम एल्वियोलर सैक्स का नाम बोलते हैं। एल्वियोलर सैक्स का नाम इन्हीं को हम बोलते हैं। यही एल्वियोलर सैक्स है, यही एल्वियोलाई है बेटे, जहां पे एक्चुअली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहां पे बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस लेवल पे होता है, वो किस ऑर्गन पे होता है, एंड दिस इज दिस एल्वियोलाई सैक्स या एल्वियोलाई की बात की जाए। इसके बाद again this is diagram number 1, this is diagram number 2 and this is diagram number 3। ठीक है बच्चों, ये यहां से जूम करके और ये यहां से जूम करके, अगर हम एक एल्वियोलर सैक को जूम करें, दिस इज लाइक दिस, इसको हमने जूम किया तो ये अंदर से ऐसे दिखती है, अंदर से ऐसे दिखती है। दूसरी डायग्राम पे आ जाओ, यहां बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। हमने क्या काम किया, जो ऑक्सीजन था हमने सर अपने अंदर लिया, नोज से अंदर गया, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से, अल्टीमेटली इनटू द एल्वियोलाई। ये बच्चे, ये जो ऑक्सीजन है अंदर चला जाता है। द कंसंट्रेशन, यहां पे एक चीज याद रखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं हता दीज आर द थिंग्स जो आपको 9th में क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये एक चीज है और इसके बाहर जो कुछ कंपोनेंट्स है वो ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे थोड़ी कम है। मुझे बोलो मूवमेंट कहाँ होगी बच्चों, अगर मैं दो सिस्टम्स आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसके अंदर कोई चीज है वो कम है, लेकिन जो कंसंट्रेशन इस चीज की है वो सेल के बाहर ज्यादा है। Obviously बच्चा, you will say the things will move or the material will move from a concentration of higher, from a region of higher concentration to a region of lower concentration। इसी तरह बात याद रखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है बॉडी के हिसाब से, और बेटा यही कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अंदर 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 आ जाता है और यहां पे इसको छोड़ा जाता है। दिस ऑक्सीजन इज लेफ्ट, this oxygen is put in the blood vessels that are closely associated with, that are closely linked with this alveoli, और इसको to different body parts लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक काम और होता है, ये कहता है इसको मैं तुम्हारा काम मानूंगा, आई विल ओबे योर टॉक, लेकिन आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा। एल्वियोलाई कहता है ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल को क्या, मैं तो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा हूं यार, तुम काम ही नहीं कर रहे हो। ये कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी वो भी बाहर फेंक दो। ये ब्लड वेसल, यहाँ पे बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहाँ भी दास्तान अलग है बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आता है, और ultimately it is thrown out of the body, it is moved into the atmosphere। this is actually the mechanism, this is actually the process जहां पे बेटे, जहां जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हुई? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? अब बढ़ो आगे बेटा, हमने तो ह्यूमंस के बारे में बात की, लेकिन सर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जो छोटे छोटे स्पीशीज है, उनकी क्या दास्तां है, वो कैसे इस ऑक्सीजन को, आपकी एनसीईआरटी लिखती है फिशेस के बारे में, जब आप लास्ट
पैराग्राफ अपनी लाइफ ये ना एनसीईआरटी का पढ़ते हो तो वहां लिखा है फिशेस के बारे में। सर ये फिशेस ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? बच्चों हमेशा याद रखो, फिश नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं लेती, फिश लेती है तो लेती है, फिश ये लेती है बच्चों डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या लेती है बच्चों? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? ये वाटर में प्रेजेंट होता है। सर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जब भी कभी कभार, नॉट कभी कभार, इट्स एक्वाटिक ऑफन, ये पानी में ही रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, एक्वाटिक। तो बच्चा ये क्या काम करती है कि यहाँ से वाटर है ना, यहाँ से वाटर है ना, ये इसको अंदर लेती है, ये इसको अंदर लेती है। जैसे हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके पास भी गिल्स होती है एज ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओपर्कुलम छोड़ो, बाकी छोड़ो, ये काटो, अभी गिल्स रखो याद, बस बेटा गिल्स याद रखो। जो ही ये वाटर जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये किन के साथ स्ट्राइक होता है? इसके साथ, ये ऑक्सीजन अंदर बॉडी के अंदर लेती है, बॉडी के अंदर लेती है, और बेटे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेंक देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेंक देती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये वाटर भी यही से बाहर निकलता है। सो सिंपल है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो आपके सर को यहाँ पे ओपर्क्यूलम है, मैं पानी में हूँ, मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, ठीक है बच्चों, मैं पानी में हूँ, मैंने क्या काम किया, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, मेरे कान समझो गिल्स है, मैंने ऑक्सीजन पानी अंदर लिया, इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और मैं यहाँ से बाहर फेंक रहा हूँ। लेकिन जब यहां से बाहर फेंक रहा हूं, इससे जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहा हूं। सो दिस इज द रेस्पिरेशन और दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जहां तक फिशेस की बात है, जहां तक छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात है। आहा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि याद रखो बच्चों। दो चीजें यहां पर मैं बोलूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, सर ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसकी जो बॉडी है वो छोटी है, इसकी जो इसका जो साइज है वो छोटा है, सर इसकी जो डिमांड्स है वो बहुत कम है, और ये फॉर एग्जांपल सेल्स जो इसकी बॉडी में है वो भी कम है। दिस इज स्पीशी वन। अब दूसरा स्पीशी देखो बच्चे, सर ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसमें साइज भी बड़ा, डिमांड्स भी बड़ी, और जो इसमें बेटी सेल्स है वो भी ज्यादा है। यहां अगर हम देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या इसमें कुछ ही सेल्स है, डिमांड्स ऑफ द बॉडी कम है, तो बेटे अगर इसने ऑक्सीजन या कोई भी एयर अंदर ले लिया तो आराम से इट विल गिव टू इट्स सराउंडिंग सेल्स, इट विल गिव इट टू सराउंडिंग सेल्स। लेकिन यहाँ डिमांड बढ़ी है। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहां से ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन को यहां भी पहुंचना है, यहां भी पहुंचना है, यहां भी पहुंचना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। बेटा ये जो प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, किनमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है, जिनको मैंने नाम दिया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। यहां तो आपने देखा सर सिंपल था, एक सेल थी या कम सेल वाला ऑर्गन था, कम साइज वाला ऑर्गन था, तो इसने इसको दे दिया है, काम तमाम हो गया। लेकिन बच्चा ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में, इनमें कैसे होता है? हमेशा याद रखो बच्चे, लेट मी इरेज दिस नाउ। हमेशा याद रखो बच्चे, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा ब्लड होता है, इसमें बच्चे आरबीसीज होती है, आपको पता है। आरबीसीज के साथ साथ आपने देखा होगा इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हमने नाम दिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखो बच्चे, हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो किन में पाया जाता है? आरबीसीज में। बेटा जब भी हम सांस लेते हैं तो आप इमेजिन करो खुद को, मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मेरा ब्रेन है, चलो ये तो लंग्स या हार्ट तक इट्स बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में, लेकिन जो हमारा पैर का थंब है, ठीक है, द फिंगर्स ऑफ आवर फीट, टोज की बात है, वहां तक ऑक्सीजन लेना किसका काम है? इसी हीमोग्लोबिन का है। अगर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल पहले बनाई है, इसके अंदर मैंने डाइसेक्शन लिया है, और ये है आरबीसी, रेड ब्लड
कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल। इसी आरबीसी के अंदर बच्चों रेड कलर का पिगमेंट होता है। मैं बना तो नहीं सकता लेकिन मैं यहाँ लिख सकता हूं सर, इसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम हमने हीमोग्लोबिन कहा। और यही हीमोग्लोबिन है जो क्या करता है बेटे, ऑक्सीजन से मिलता है और बच्चे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। और बच्चे टू एवरी सेल, टू एवरी टिश्यू, टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन फैलाया जाता है, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड, पूरी सेल्स की डिमांड ऑक्सीजन के लिए पूरी की जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। मसल्स में भी एक पिगमेंट होता है जिसका नाम मायोग्लोबिन है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इस हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करती है। तो किस में होता है बच्चों? आरबीसी में होता है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिलना। और कहां कहां? टू एवरी सेल, टू एवरी टिश्यू, टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ले जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो मेरा बच्चा, एक एचबी मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, अगर बेटे ये है एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक बस की तरह है, इट्स लाइक ए बस, 1 2 3 एंड दिस इज एच बी, हीमोग्लोबिन। बेटा ये क्या काम करता है? ये करता है एक चीज, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बिठाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बिठाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बिठाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बिठाता है। सो दिस हियर प्रूव्स दैट वन एचबी मॉलिक्यूल टेक्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या एफिनिटी होती है 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कि उनको एक सेल से लेके, एक टिश्यू से लेके, एक ऑर्गन से लेके ऑर्गन्स, सेल्स एंड टिश्यूज तक ले जाता है, ले जाता है। यहां पे एक पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है बेटे, इट शोज दैट इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव, कहां से? इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन, अगर बेटे डिफ्यूजन मींस दैट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, किसका? गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ले जाना होता इन बॉडी, ह्यूमंस की बात है। और ये एस्टिमेट किया जाता है दैट 3 साल इस दिस ना ऑक्सीजन साहब को लगेंगे कहां तक? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहां तक बेटी? टू गेट फ्रॉम टू आवर टोज, फ्रॉम आवर लंग्स। कहने का मतलब है ये हमारी लंग्स है, व्हाट्स हैपनिंग टू इट बच्चों? वेट ए सेकेंड, ये हमारी लंग्स है। और बच्चा लंग से लेके जो पैर का टो है ना, टो, द टो ऑफ द फीट, वहां तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन अगर डिफ्यूजन के साथ मूव करता, डिफ्यूजन मींस यहां पे कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता तो बेटे 3 साल लगते। यू इमेजिन हाउ मैजेस्टिक गॉड इज, हाउ ग्रेट अल्लाह ताला इज। एक पिगमेंट रखा, चलो काम तमाम, मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, मिनट में पहुंच जाता है। So this is the importance of respiratory pigments in our body. This is the importance of respiratory system in our body. लेकिन बच्चों हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन प्लांट्स को हम फॉरगेट नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा। सर आपने तो हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, हमने क्या देखा था? सर ये प्लांट क्या करता है? सर ये प्लांट 2 चीजों का इस्तेमाल करता है। सर पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, ये डे वाली कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डे वाली कंडीशन। ठीक है बच्चा, एक प्लांट ने, एक लीफ ने क्या किया? स्टोमेटा की वजह से, स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया और ऑक्सीजन बाहर छोड़ा। एक बात, लेकिन यहां एक चीज याद रखो, ये जो प्रोसेस है ना बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस का है। लेकिन बच्चा अगर हम रात की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट नाइट, रात में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रेस्पिरेशन होती है। ये प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ये प्लांट करता है काम, ये सेम करता है, एक चीज अंदर लेता है, दूसरी चीज बाहर फेंकता है। लेकिन क्या है? ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेता है।
दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज अ मेजर और वी कैन से छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट द रेस्पिरेशन प्लांट्स। अब सिंपल याद रखो सर, दिन के वक्त क्या होता है सर, जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है, उसी प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस कहा। लेकिन सर जब रात आई तो ये क्या काम करता है, दैट इट टेक्स इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अंदर लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तभी आपको बच्चे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा होता है किताबों पे कि रात को नाइट को कभी भी पेड़ के नीचे मत बैठो, ट्री, डोंट सिट अंडर ट्री, हाँ, नो सिट अंडर ट्री, एक प्लांट के नीचे कभी भी रात को मत बैठो, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। यहां तक समझ आ गया, और यहां बेटे हमारा लेक्चर खत्म होता है। बिफोर एंडिंग द लेक्चर, बिफोर वाइंडिंग अप द थिंग्स, लेट अस सी सम MCQs। बच्चों याद रखो, जो पहला MCQ है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब कोई ब्रीथिंग नहीं करेगा, अब आपके सर ने पढ़ाया आपको दैट ग्लूकोज को तोड़कर ATP निकाल देना, एनर्जी निकाल देना, इसी प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन कहा। तो बहुत सारे बच्चों ने बी जवाब दिया है। ठीक है बच्चों, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दैट द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स, बोलो, टाइनी एयर सैक्स, इन्हीं को नाम हमने नेफ्रॉन तो नहीं कहा, विलाई तो हमने सर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में देखा था, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई ये तो रिलेटेड है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स तो सैक लाइक नहीं होती, एल्वियोलाई होती है, और इन्हीं को नाम हमने एल्वियोलाई सैक्स कहा या एल्वियोलर सैक्स कहा। ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है बच्चा, क्लियर, नाइस, अच्छे जा रहे हो। Okay, the breakdown of glucose without oxygen used is known as। अब यहां बोलो मुझे, रेस्पिरेशन के सवाल है कि जब भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाए, ऑक्सीजन यूज ना किया जाए, तो इस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ना जीना। एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन बेटे यूज होता है, इसका जो सही उत्तर है वो है anaerobic respiration, there is no oxygen used। ठीक है बच्चों, अब बढ़ो आगे। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है बच्चों, इन ह्यूमन ब्लड में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? अगर ये गलत किया ना तो कान के नीचे पड़ेगी। क्लोरोफिल तो लीफ में होता है, हीमोग्लोबिन सर कहीं सुना है हमने, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ मिलके HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर हर किसी सेल, हर किसी बॉडी या हर किसी टिश्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो स्लाइड आ गई। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई होप यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं, यहीं पे हमारी स्लाइड, यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। पर बच्चों, बिफोर वाइंडिंग अप दिस लेक्चर, एक बात आपसे है, लेक्चर पढ़ा करो, NCERT रीड किया करो, मॉक्स लगाया करो, वही रिजल्ट का सच है, वही कामयाबी का राज है। And with this, my dear students, I conclude today's lecture. Thank you so much. Until next time. Bye bye.